जय श्री कृष्णा। विद्याधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th आर्ट का राजनीति विज्ञान का भाग 2 जिसका अध्याय 3 उसका नाम था भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व ये पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व तो पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था की या संघवाद की प्रवृत्ति। तो भारतीय संघवाद संविधान विद्वान, जो हमारे भारतीय संविधान का विद्वान किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का विद्वान जो है वो के.सी. वियर, ये भारतीय संविधान का बहुत ही जाना माना अपने जमाने का विद्वान रहा है। इसके अनुसार अर्धसंघीय है। ऐसा है, अर्धसंघीय है। क्या है? अर्धसंघीय है। क्यों? क्योंकि भारतीय संघवाद में पूर्ण रूप से संघवाद की शर्तें लागू नहीं है। केंद्र की स्थिति मजबूत की है, राज्यों को स्वेच्छा की स्वतंत्रता नहीं दी है। इसी तरह ग्रीनविले ऑस्टिन ने, दूसरा है ग्रीनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। क्या दिए? सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। इसी तरह भारतीय संघवाद शुद्ध सैद्धांतिक संघवाद नहीं है। भारतीय संघवाद विशुद्ध सैद्धांतिक संघवाद नहीं है। अर्थात जो सैद्धांतिक रूप से संघवाद की शर्तें हैं वो भारतीय संघवाद पर लागू नहीं होती हैं। विशिष्ट बहुलवादी परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्ति प्रदान की गई है। अब दूसरी संघवाद की प्रवृत्तियां हैं विशिष्ट बहुलवादी परिस्थितियों में इसे कैसे? परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्ति, क्या परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्ति प्रदान की गई। विशिष्ट बहुलवादी परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्ति प्रदान की गई। इसी तरह भारतीय संघवाद में है जो राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद, साथ ही नीति आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं से संघवादी स्वरूप में राज्य की भागीदारी को सुनिश्चितता प्रदान करने की है जो की गई है स्थितियां या शर्तें प्रदान की गई हैं। तो उसी के साथ है जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय विकास परिषद है। क्या है? क्षेत्रीय विकास परिषद है। उसी तरह राष्ट्रीय विकास परिषद भी है। इसी तरह नीति आयोग, क्या है? नीति आयोग भी है। इन सब में राज्यों की क्या हुआ? इन सब में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने की है जो व्यवस्था की गई है। इनको सुनिश्चित करने से राज्यों को उसके है जो अधीन होगा। दूसरा
भारतीय संविधान में है जो कई चीजें और भी हैं, जैसे अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद में भी है जो एक और है अंतर्राज्य परिषद। इनका हम आगे जब केंद्र और राज्य की सहयोग व्यवस्था पढ़ेंगे तब केंद्र और राज्य की सहयोग व्यवस्था में है जो हम ये चीज पढ़ेंगे। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग इनके हैं जो संगठन है, अलग अलग इनका है जो कार्य और विकास में सहयोग वाली चीजें भी इसमें अलग अलग समय में अलग अलग है। सहयोगी संघवाद किसे कहते हैं? तो ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें संघ और राज्य सरकारों के मध्य सहयोग की भावना हो, इसमें प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और स्थान पर सहयोग, समन्वय और अनुनय का बल दिया जाता है। ऐसे सहयोगी को है जो सहयोगी संघवाद भी कहते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ एक सहकार्य आयोग भी बना था। क्या बना था? हम पढ़ेंगे सहकार्य आयोग। जो अपना एक आया था, पहले पद आया था राज्य और केंद्र संबंध, जिसमें हमने पढ़ा था केंद्र और राज्यों के संबंध पर किस तरह से समन्वय स्थापित किया गया और राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई। जब केंद्र और राज्य के मध्य तनाव हुआ, क्या हुआ? केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव की स्थितियां हुई, क्या हुई? तब सहकार्य आयोग की स्थापना की गई, या सहकार्य आयोग की है जो स्थापना की गई। आपसी संबंध केंद्र सरकार ने 1983 में, तब 1983 में है जो केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र और राज्य के मध्य है जो तनाव या संबंधों पर है जो विवेचना के लिए सहकार्य आयोग की स्थापना की और इस हेतु रणजीत सिंह सहकार्य की अध्यक्षता, किसके? रणजीत सिंह सहकार्य की अध्यक्षता, इसी के नाम पर इसका नाम सहकार्य आयोग पड़ा। और इसमें 3 सदस्यीय आयोग की गठन ने 1988 में अपनी प्रतिवेदन दिया। इसमें 3 सदस्य थे और 1988 में इन्होंने प्रतिवेदन दिया। क्या दिया? प्रतिवेदन दिया था। क्या दिया? प्रतिवेदन दिया और उन्होंने अपनी सिफारिशें क्या क्या लागू की? पहली सिफारिश थी प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध की महत्वता पता चली। दोनों के बीच 3 चीजों की पता चली, केंद्र और राज्य पर प्रशासनिक, वित्तीय और है जो तीसरी थी विधायी। क्या थी? विधायी। इन तीनों की है जो महत्व का पहली बार पता चला, जिसमें इसमें मौलिक संरचना की तो सलाह नहीं दी गई, लेकिन इसमें अच्छी व्यवस्था में है जो संघवाद होना अधिक अच्छी व्यवस्था है बजाय सुदृढ़ संस्थानिक परिकल्पना के। इस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी इसने जोर दिया कि केंद्र एवं राज्य को पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति सजग रहना चाहिए। यदि इसे एक सुव्यवस्थित प्रकार से किया जाए तो अलगाववादी शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपसी सलाह मशवरा द्वारा संघ और राज्य अपने अंतर विरोधों को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। राज्यों द्वारा अधिक वित्तीय सहायता की मांग को आयोग ने उचित ठहराया।
केंद्र और राज्यों के संबंध सुधारने के लिए आयोग ने आर्थिक उदारीकरण और संविधान संशोधनों की भी जो सिफारिशें की। तो इस तरह से भारतीय संविधान के ये प्रमुख लक्षण हैं। धन्यवाद।